1969 में मोरक्को में हुआ था, रबात के अंदर। और इसको बनाने की जो मेन रीज़न थी वो थी इज़राइल्स एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। 1969 में माइकल रूहान नामी एक यहूदी ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी, जिसकी वजह से पूरे इस्लामिक दुनिया में एक पैनिक दौड़ गई और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के जो हेड्स थे एक जगह पे जमा हुए और उन्होंने OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। लेकिन शॉक वेव्स उस वक़्त यूरोपियन और अमेरिकन कैपिटल्स में गईं जब सेकंड OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में। हमारे पास इस्लामी दुनिया के बेहतरीन लीडर्स थे, जैसे शाह फैसल था, लीबिया का मुअम्मर कज़ाफ़ी था, इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान से थे। वो एम्बिशियस थे कि OIC को एक पावर में तब्दील कर दिया जाए, एक इस्लामिक ब्लॉक में। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये वादे मटेरियलाइज ना हो सके, हालांकि उन्होंने कोशिश की थी। एक इसका OIC का इजलास हुआ, उसके बाद फिर OIC इतनी पावरफुल नहीं रही है। ये एक तरह से फैंगलेस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई। लेकिन 1980 में इसका जो इजलास हुआ था, एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास हुआ था पाकिस्तान में। उस वक़्त रशिया ने जब अफ़गानिस्तान में अटैक किया था तो उसके तनाजुर में पॉलिसी बनानी थी कि अब रशिया को किस तरीके से वहाँ पे स्टॉप किया जाएगा। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ओनली प्लेजेस एंड वर्ड्स एंड ब्रोकन प्रॉमिसेस, और OIC कुछ ना कर सकी। OIC, मलेशिया के महातीर मोहम्मद तो इसको मजाक में कहते थे OIC। इस्लामिक ब्लॉक या इस्लामिक यूनिटी का जो पर्पस था OIC का, वो पूरा ना हो सका। अभी रिसेंटली आप 57 ममालिक हैं, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस के हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम्स हैं, फिर 57 ममालिक, इतने मुल्क किसी के भी नहीं होंगे। लेकिन 57 ममालिक मिलके भी इतना GDP क्रिएट नहीं करते जितना अकेला जापान करता है। जापान के आधे GDP से नीचे होगा, हालांकि मिनरल रिसोर्सेज से रिच है, जापान के मिनरल रिसोर्सेज भी नहीं है। जापान अपनी इंडस्ट्रीज में मिनरल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल दूसरे मुल्कों से ख़रीदता है। उनकी डिसिप्लिन, उनके ह्यूमन कैरेक्टर बेहतरीन है, डिसिप्लिन्ड किस्म की नेशन है। इस वक्त ऑक्यूपाइड है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की बेहतरीन नेशन है, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन दिमाग उनके पास है। तो OIC इज अ स्टोरी ऑफ अ फेलियर। सबसे बड़ी इसकी रीज़न है सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो प्रो ईरानियन और प्रो सऊदी और ख़ास तौर पे शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त अरब वर्ल्ड में जारी है और एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं हम लोग, और बाकायदा कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान भी उसकी बैटल ग्राउंड बना रहा 1980s में। तो आप समझें कि OIC किस तरीके से एक जो यूनिटी का ख्वाब लेके आई थी, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरेबिया की बांदी बन के रह गई है। इसके मुकाबले में इस्लामोफोबिक कैंपेन को रोकने के लिए मलेशिया में इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की के प्राइम मिनिस्टर और महातीर मोहम्मद, ये तीनों के तीनों पेश थे इस्लामोफोबिक कैंपेन के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट में। उसमें भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं जा सके, क्योंकि पाकिस्तान सऊदीया का खाता है। तो यूनिटी वहाँ पे भी ब्रेक हुई, यूनिटी यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त OIC में ईरान और जो शिया कंट्रीज़ हैं, जहाँ शिया गवर्नमेंट्स हैं, उनका रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इस OIC में। अब OIC का ये जो इजलास हुआ था, इसमें ये उम्मीद थी, क्योंकि एक तो एजेंडा सिर्फ इसका एक था, यूनिलेटरल एजेंडा होने की वजह से फोकस था अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है और तालिबान का नहीं है, अफ़गानिस्तान मसला इस वक्त पूरे रीजन और पूरी दुनिया का है। उसकी वजह यह है कि अगर वहाँ पे क्योस फैलता है और इकोनॉमिक मेल्ट डाउन होता है, वहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम ब्रेकअप हो जाता है, तो ये तालिबान के लिए मसाइल तो हैं ही हैं, लेकिन इसका पूरे रीजन को बड़ा नुकसान होगा। वहाँ पे सिविल वॉर, केओस, दाइश पनपेगी, अलकायदा के इंतहाई फनेटिक किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो फ्लरिश करेंगे, और फिर उसकी चिंगारियाँ पाकिस्तान में, रशिया में, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, चाइना में
ईरान में, हर जगह पे आएंगी। तो फोकस ये था कि अफगानिस्तान में किस तरीके से, और ना सिर्फ यहां तक चिंगारियां आएंगी बल्कि ये आगे जा सकती हैं यूरोप की कंट्रीज में और उसके बाद अमेरिका तक भी। अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं इस रीजन के अंदर। तो फैसला ये हुआ कि ओआईसी के इस फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में अफगानिस्तान को इस क्राइसिस से बचाने के लिए एक रकम मुतय्यन की जाएगी, प्लेजेस किए जाएंगे और उसको फिर मटेरियलाइज किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो पाई। मासवाए दो चीज़ों के, उन्होंने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम एक रखा कि हम फूड सप्लाई करेंगे, वो मार्च से, अभी नहीं, मार्च से वो स्टार्ट करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर क्या रखा उन्होंने, ह्यूमैनिटेरियन फंड रखा कि हम कुछ कैश दे दिया करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीज, इसमें इंतहाई रिच अरब कंट्रीज हैं, वो भी प्लेज ना कर सके किसी किस्म की कोई लिक्विडिटी कंट्रीब्यूशन के अंदर उनके बैंक्स में। पाकिस्तान ने कुछ थोड़े से डॉलर्स, $30 मिलियन, पाकिस्तान तो खुद बेचारा मांग मांग के गुजारा कर रहा है, उसमें $30 मिलियन हमने उनको दिए हैं, पहले भी हम देते रहे हैं कोई डॉलर्स। सऊदी अरेबिया ने $265 मिलियन दिए हैं। तो मतलब दो कंट्रीज जिन्होंने इंडिविजुअल प्लेजेस किए हैं, तो मेन प्लेजेस नहीं कर सके, मतलब कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन जो दिखे कि ओआईसी एक बड़ी पोटेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, ऐसा नहीं हमने देखा। ओआईसी अभी भी इम्पोर्टेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और इसको लोग मजाक करते हैं, इसकी बनावट के ऊपर, इसके चलाने के ऊपर, इसके प्लेजेस के ऊपर और इसके मटेरियलाइजेशन होने के ऊपर। अभी हमने देखा है कि इस इजलास में एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, अमेरिका भी था। P5 यानी कि 5 जो पावर्स हैं, जो वीटो पावर्स हैं, वो मौजूद थी। उसमें अमेरिका सबसे इम्पॉर्टेंट पावर इसलिए क्योंकि अमेरिका का फैसला डिसाइड करेगा कि फाइनेंशियल एक्टिविटी कैसे चलेगी, क्योंकि अमेरिका के हाथ में पूरी दुनिया की फाइनेंशियल पावर है। वो मौजूद थी, मल्टीलेटरल एजेंसीज मौजूद थी। ये पाकिस्तान की सक्सेस है, सबको एक टेबल के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया, और ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस हम कह सकते हैं। यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि इट वाज इम्पोर्टेंट, अ फ्यूटाइल एफर्ट। कुछ ना कुछ इसमें हमने कुछ सक्सेस मिली, कुछ थोड़ा बहुत हमने देखा कि अफगानिस्तान में कोशिश होनी चाहिए, हमें अफगान लोगों की मदद करनी चाहिए, तालिबान को छोड़ दें हम लोग क्योंकि तालिबान से भी ज़्यादा कंजर्वेटिव वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं, ख़ासतौर पे दाइश, जिनको तालिबान और अलकायदा वाले भी खारजी कहते हैं, जिनको तालिबान और अलकायदा वाले भी खारजी कहते हैं, यानी कि जिनको पास्ट में खारजी बोला जाता था वो भी इनको खारजी बोलते हैं, इतने वो हार्डलाइनर है। तो अगर दाइश का मतलब क्योस, अगर उसको पनपने का, क्योंकि वो कुछ डॉलर्स तकसीम कर रही है, इस बेरोजगारी का फ़ायदा उठाते हुए वो कहती है कि मेरे पास आओ, लड़ो, मेरे रैंक्स में आओ, मैं तुम्हें इतने अफगानी दूंगी और तुम अपने अपने घरों को चलाओ। ये बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। लेकिन इसकी सक्सेसेस क्या हैं? ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है। पहली सक्सेस तो ये है कि पाकिस्तान has shown that Pakistan can never be isolated in the world, in the region. Indian effort under Modi government was to isolate Pakistan in the region and then in the world. But this conference, holding this conference successfully, shows that Pakistan cannot easily be isolated. Number one. Secondly, Indian role is diminishing in Afghanistan's affairs. Otherwise, OIC के अक्सर ये पीछे एक इजलास हुआ था, उसमें इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर को भी दावत की गई थी ऑब्जर्वर के तौर पर। इंडिया वॉज कम्प्लीटली एब्सेंट फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान वॉज इन द फोरफ्रंट। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है अफगानिस्तान के मामला से आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता जा रहा है उसका रोल। नंबर 3, इसकी सक्सेस में एक है कि हो सकता है कि अमेरिका को थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा हो और वो कुछ ना कुछ फंड्स रिलीज करे अफगानिस्तान की मुकम्मल फाइनेंशियल क्राइसिस से रोकने के लिए। फिर चौथे नंबर के ऊपर पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से कुछ एफर्ट्स, पहले दोहा टॉक्स करवाए, मीडिएट करवाए, फिर उसके बाद बड़े सक्सेसफुली पाकिस्तान ने रीजनल और नेबरिंग कंट्रीज़ को ये बावर करवाया 15 अगस्त में, जब तालिबान वहाँ पे आ गए, कि आप यूनाइटेड रहें और वहाँ पे क्योस ना होने दें। और हमने देखा कि सारी रीजनल कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, ऑल ऑफ देम वर ऑन वन पेज टू अवॉइड any kind of chaos in Afghanistan. They did not intervene, they did not support the Northern Alliance, they did not support the opposing factions. They saw Taliban running over the country and took the pledges from Taliban that they would
adhere to the pledges they made to the international community of inclusivity and human rights, etc.